नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में चौंकाने वाले जो नाम हैं वो भी सामने आए हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए झज्जर से संजय यादव को कांग्रेस पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बनाया है और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि इस पूरी लिस्ट को लेकर और क्या कुछ उनकी प्लानिंग रहेगी झज्जर को लेकर। सबसे पहले संजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो जिस तरीके से आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। धन्यवाद परमेंद्र जी, आपका धन्यवाद, आपकी कैमरा टीम का धन्यवाद, आपके सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी का धन्यवाद। संजय जी, 11 साल का एक लंबा समय होता है, आखिरकार इतना लंबा समय क्यों लगा, क्या वजह रही? देखो, कुछ तो कारण रहा होगा, नहीं तो पार्टी तो अगर जय बिना संगठन के पार्टी काम करती है तो पार्टी के लिए तो हानिकारक होता ही है। उसके परिणाम पार्टी ने पीछे से भुगते भी हैं। लेकिन अभी जैसे पार्टी ने अब बना है तो अब दिलो जान से मेहनत करेंगे, सभी साथी लगेंगे, शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार काम करेंगे, सभी साथियों को साथ लेके चलेंगे, अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। क्या लगातार 3 चुनाव आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? पिछला चुनाव तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपकी पार्टी जीत गई हो, तो क्या अब आपकी पार्टी को यह समझ में आ गया कि बगैर संगठन के काम नहीं चल सकता? देखो, उस समय भी सभी अपने अपने तरीके से काम तो कर ही रहे थे, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते थे, लेकिन जो संगठन में ताकत होती है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाई थी। एक तो अपने दिल से आदमी काम करे, एक दिशा निर्देश अनुसार काम करे, दोनों में फर्क होता। बस ये थोड़ी सी चूक हमसे रह गई, नहीं तो सरकार आते आते हमारी चली गई, नहीं तो 100% आती अगर संगठन होता तो। चलो जी, जिस तरीके से आपको झज्जर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, अगर हम रोहतक की बात करते हैं और खासकर झज्जर की हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा इलाका जाट लैंड में आता है। तो पार्टी ने क्या कुछ सोचा? क्या पार्टी पे जो एक छाप लगी हुई थी कि ये तो जाटों की पार्टी है, क्या उसको तोड़ने के लिए झज्जर और रोहतक में ये अब की बार गैर जाट को जिलाध्यक्ष बनाया गया है? नहीं, निसंदेह जाटों का इलाका है, लेकिन पार्टी ने अब इस तरीके से सोचा कि जो संगठन में काम करने वाले बंदे वो संगठन में काम करेंगे और जो चुनाव लड़ने वाले बंदे वो चुनाव लड़ेंगे। तो हो सके पार्टी का ये हो भाई, जिन भाइयों को अभी मौका नहीं मिला वो पार्टी उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ाएगी। संगठन वाले बंदे तो लड़ेंगे नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे, नहीं रोहतक में जो साथी बने वो लड़ेंगे। अब तो वही लोग लड़ेंगे जिनको पार्टी चाहेगी। तो अगर जय वो चुनाव भी लड़े, वो संगठन में भी काम करे, हमारे भाई है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पार्टी ने जो हमें निर्देश दिया वो हम काम करेंगे, जो उनको दिशा निर्देश देगी हम तन मन धन से उनके साथ काम करेंगे। पार्टी जो भी आशीर्वाद उनको देगी वो भाई भी। जी, जैसे आपने कहा कि क्या नाम लिया, अगर हम संगठन में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या कुछ कोई ऐसी शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति संगठन में जाएंगे वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, ऐसी शर्त कोई नहीं, लेकिन होना ऐसे चाहिए। मेरे खुद के विचार है, इस प्रकार से ही होना चाहिए। जो संगठन में काम करे वो संगठन में काम करे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो साथी चुनाव लड़े, संगठन वाले संगठन को मजबूत करे, जो साथी चुनाव लड़े पार्टी जिनको भी आशीर्वाद देगी उनकी मदद करे, ठोके उनको जीतने का उनका रास्ता सुनिश्चित करने का काम करे। ये संगठन वालों का काम होना चाहिए। एक ही आदमी सारी चीज चाहे वो बड़ी गलत हो जाती है, होनी भी नहीं चाहिए। काफी सारे लोग लाइन में थे झज्जर से, तो आपका चुनाव कैसे हुआ, किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया जो आगे बढ़ी थी? देखो, सभी जितने भी हैं सभी मेरे साथी थे, मेरे भाई थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, कुछ मेरे चाचा ताऊ भी थे, वो लाइन में थे, मैं भी लाइन में था। अभी पार्टी हाईकमान ने किस तरीके से फैसला किया वो तो पार्टी हाईकमान जानती है, और जो उन्होंने फैसला दिया, जितने भी साथी लाइन में थे उन सभी ने उसका स्वागत भी किया है, हमने भी स्वागत किया है। क्या आप लोगों की कोई वोटिंग कराई गई थी या कोई इंटरव्यू लिया गया था? किस तरीके से नामों का ऐलान किया गया है? इंटरव्यू तो जैसे जो भी हमारे प्रभारी जी आए हुए थे, हरियाणा से थे और सेंटर से भी प्रभारी थे, उन्होंने सबसे अलग अलग चर्चा की थी। उसके अलावा सबसे बायोडाटा लिया था, फिर उन्होंने अपने तौर पे कुछ जानकारी हासिल की थी, उसके अनुसार फिर ये बात हो पाई आगे जो भी हुई। एक खबरें लगातार ये चल रही हैं कि इस बार जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो गुटों को देखकर बनाए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के भी लोग हैं, शैलजा गुट के भी लोग हैं, सुरजेवाला गुट के भी लोग हैं, तो आप किस गुट से संबंधित रखते हैं? मैं तो ये लगा लो, मैं तो कांग्रेस पार्टी के मेहनत वाले गुट से संबंध रखता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी दिन रात मेहनत करते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता भैया आप पार्टी को मजबूत करते हो, हरियाणा के हर एक क्षेत्र में जाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। शैलजा जी भी अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करती है, सुरजेवाला जी भी करते हैं। मेरे को पार्टी हाईकमान जो दिशा निर्देश देगा उस हिसाब से मैं भी पार्टी को मजबूत करूंगा। मैं किसी गुट का, ना हरियाणा में कोई गुटबाजी है, ना मैं किसी गुट का
मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद है, उनका मैं वर्कर हूँ, उनके आशीर्वाद से ही मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ। और गुट की तो मैं क्या बताऊं। सीएम नायब सैनी ने भी कहा है कि हरियाणा में कई गुट हैं और इन गुटों ने मेरी मदद भी की है। नहीं, नायब सिंह सैनी तो बीजेपी में देखे ना, बीजेपी में कितने गुट है वो नहीं देख रहे क्या? अब कुछ दिन पहले हमने देखा नहीं क्या गुड़गांव में क्या चल रहा था? आपने भी देखा परमिंदर जी। ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने अपने पार्षदों को नेपाल लेके जाना पड़ा नायब सैनी जी ने, वहां पुलिस कस्टडी में रखना पड़ा? तो वो भी तो कहीं ना कहीं गुट से ग्रस्त थे। कांग्रेस तो वहां पे कर नहीं रही थी कुछ भी, जो भी लड़ाई थी वो बीजेपी के बीच में थी। लेकिन आज हम उस चर्चा पे नहीं, हमारा तो पूरा फोकस ये रहेगा हम अपने भाई पार्टी को, अपने संगठन को कैसे मजबूत करें। नायब सैनी जी तो बड़े आदमी है, वो कुछ भी देख लेते हैं। उन्होंने ये है कि अपने पार्टी का गुट नहीं दिख रहा, दूसरे का दिखता होगा, तो समझदार है। मैं तो क्या कह सकता हूँ उस बारे में। जैसे कि आपने कहा कि आप मेहनत वाले गुट से संबंध रखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा से आप संबंध रखते हैं, तो क्या कुमारी शैलजा अगर यहाँ पर आती है तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? देखो, अगर कुमारी शैलजा जी पार्टी को मजबूत करने के लिए आएगी तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगी। जो भी मेहनत करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। अब आप लोगों की आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? क्या आप लोग अपनी जो आपके और जो कार्यकर्ता बच गए, क्या अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं से लैस करेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, अभी जैसे अभी शुरुआत हुई है इसके अनुसार हम जो भी ब्लॉक स्तर के हैं, चाहे नीचे स्तर के पार्टी हाईकमान जो भी हमको दिशा निर्देश देगी, जो भी तरीके हैं, हम एक एक वर्कर को मौका देंगे और उनको पद पे सुशोभित करेंगे, उनसे काम भी करवाएंगे, काम लेंगे भी, हम खुद भी काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। एक चीज है जो अक्सर आपके जो बड़े नेता हैं वो भी इस सवाल से बचते रहे हैं कि पार्टी में हार की वजह क्या रही, इस पर कोई भी नेता खुलकर बोलने को तैयार क्यों नहीं आपकी पार्टी में? देखो, हार की वजह कुछ भी है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सी वजह हैं। हम उनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, उनका निवारण कर रहे हैं, हमारे बड़े नेता भी कर रहे हैं। जब बोलने के लिए सुनिश्चित बात हो जाएगी तो आपको जरूर जवाब देंगे, बड़े नेता भी देंगे, हम भी देंगे, सभी देंगे। क्या नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होगा? क्या आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बदला जाएगा? नहीं, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं अभी तो इन्हीं के ऊपर है। नेता प्रतिपक्ष जल्दी ही पार्टी को मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष तो आज के दिन है, अगर नहीं होते तो हम उस विषय पे चर्चा करते कि कौन बनने जा रहा है। अब तो हैं फिलहाल तो, और जो पार्टी जिसको चाहे जब चाहे वो पार्टी ने जो भी ये लगेगा कि भाई पार्टी को मजबूत कर रहा है, हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, उसको आगे बदल सकती है। चाहे वो मैं हूँ जिला अध्यक्ष हूँ, मेरी जगह किसी को लगाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष किसी को लगाई। फिलहाल तो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो काम कर रहे हैं। एक राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में अगर 22,500 वोटर मिल जाती तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आ जाती। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो खामखा की बातें हैं आप लोग जो बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, ये हो जाता वो हो जाता, तो आप लोग बिना बात को तूल दे रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी कुछ भी कह सकती है, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी वो तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। तो अल्फामा क्यों नहीं दे रहे वो? आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है काउंटिंग का मामला है। अगर 22,500 होती तो आपको भी पता है कितनी सीटें और बढ़ती, पता है। उसी हिसाब से राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये बात तो बीजेपी वाले उठा रहे हैं कि अगर हमें 18,000 वोट मिलती तो। हाँ, वो भी कह सकते हैं, बात तो वो भी है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन आकलन तो लगता है ना कि इतनी वोटों से जो हमारी सीटें हारी हैं, अगर उनमें इतनी वोट मिल जाती तो हमारी 22,000 वोटों में कितनी सीटें और बढ़ जाती। वो तो सीधी सी बात है, आपको भी पता है, राहुल गांधी जी को भी पता है, ये बीजेपी वालों को भी पता है। आपके एक विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है जस्सी पेटवार, क्या कहेंगे आप? देखो, आज के दिन कानून व्यवस्था तो बहुत लचर हुई पड़ी है हरियाणा में। आप देखते हो हर रोज कहीं ना कहीं मर्डर हो रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ चैन स्नैचिंग वगैरह हो रहा है, नशे से बुरा हाल है। तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल लचर है। ये परमेंद्र जी, ये चिंता का विषय, आप भी, मेरे निवेदन है कि इसके ऊपर तो जरूर आवाज उठाओ। ये है, सत्ता आती रहे जाती रहे, लेकिन जो जनता है ना, जनता को तो किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और आदमी कोई भी काम करता है, व्यवसाय करता है, तो वो ये चाहता है कि भाई मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर सकूं, अपने घर में रह सकूं। अभी देखो, हरियाणा के अंदर शराब के ठेके छूटे हुए 300-400 ठेके तो ऐसे हैं जिन पे कोई ठेकेदार बोल ही नहीं लगा रहा, क्योंकि वहां पे अंडरवर्ल्ड कह लो या किसी भी प्रकार के तत्व कह लो, वो होने नहीं दे रहे, कानून चुप है। नायब सैनी जी ने कहा था कि भाई कोई लगाओ या मैं सुरक्षा दूंगा, एक बंदे ने कोशिश की है, नेक्स्ट डे उसका मर्डर हो जाता है। कोई समाधान नहीं आज तक सैनी जी के पास। अगर जो समाधान हो तो कोई आदमी कारोबारी अपना काम कर पाए, तो कानून व्यवस्था के नाम पे तो जीरो। क्या आपकी पार्टी जो मुद्दे हैं उनको लेकर क्या प्रदर्शन करेगी? क्या सरकार के खिलाफ उतरेगी मैदान में? बिल्कुल, संगठन का काम ही ये होता है कि सरकार के जो भी सरकार के
खिलाफ के काम हैं, उनके लिए हम जरूर जोर शोर से आवाज उठाएंगे, अपने सभी साथियों के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने छोटे से छोटे वर्कर के साथ बिल्कुल रोड पे उतरेंगे। विधानसभा के जो हमारे नेता विधानसभा में आवाज उठाएंगे, जो लोकसभा के हमारे नेता लोकसभा में आवाज उठाएंगे। अब कम से कम बीजेपी को हम बेलगाम तो नहीं छोड़ देंगे, इनको लगाम लगाने का काम करेंगे। नहीं, कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी जो पार्टी है वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। होता है, ये जबान है, कोई कुछ भी कहे। अब लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, कोई कह तो नहीं सकता, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं वो बी टीम नहीं है क्या? अभी तक वो सत्ता में तो बैठे थे, सत्ता में साथ थे ना वो अभी तक, तो वो अपने आप को, उनको तो बखूबी पता होगा बी टीम कौन है। चलिए संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद।